हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के बारे में पढ़ा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने 3 आर्टिकल करवाए थे। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो एंड एनी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके। आज के लेक्चर में मैंने डाइपोल पे टॉर्क का एक्सप्रेशन करवाना है। व्हाट हैपन जब हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या एक्सप्रेशन है, वो सब आज के लेक्चर में होगा। और अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये 2 आर्टिकल मैं आज करवाऊंगी। और टॉर्क में भी एक क्वेश्चन आता है बेटे बोर्ड के एग्जाम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं, कुछ बुक्स लिखती है टॉर्क टू फाइंड या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटे, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइंस। हमारे पास ये पैरेलल लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस तरफ बना दी। ये इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, द लाइंस शुड बी इक्वी डिस्टेंस, तभी हम बोलेंगे ना यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी और यहाँ पे एक सर्टेन डायरेक्शन पे एक डाइपोल रख दिया। इस डाइपोल पे -q चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड +q चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पॉइंट का नाम रख देते हैं A पॉइंट एंड यहाँ पे रख देते हैं B पॉइंट। ठीक है बेटे, डाइपोल को सर्टेन एंगल पे रखा गया, वो थीटा एंगल रख दो। ये थीटा एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल की डायरेक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज द डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। दैट मींस हमारे डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, p वेक्टर। ठीक है, और p वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल है। ये सब हम कंसिडर करेंगे। आप लोग कंसिडर दिस एंड दिस, वो सारा लिख सकते हो आप वर्डिंग में। और यहाँ पे अब क्या होगा, आप लोगों को इतना पता है कि +q चार्ज हो तो उस पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लगाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे ऊपर QE इस तरफ लग गई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, QE। बेटे यहाँ पे नेगेटिव मत डालना, नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं। इस तरफ है तो वो पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डाइपोल के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक QE इस तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक QE ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो 2 फोर्सेस इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस लगी हुई है, ये पैरेलल तो है लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो डाइपोल है, अगर मैं इस तरफ लगाऊं और इस तरफ लगाऊं और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स सेम हो, इसी लाइन के अलोंग, डाइपोल के अलोंग ही एक फोर्स इस तरफ हो और एक फोर्स इस तरफ हो, तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो ये डाइपोल मूव नहीं करेगा ना। लेकिन अगर डाइपोल इस पोजीशन पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है एंड एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो वो क्या होगा, डाइपोल ऐसे जाएगा, उसको टॉर्क मिलेगा। तो ये फोर्स इस तरफ और इस तरफ, these 2 forces will constitute a torque in the dipole। वो हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटे, यहाँ पे C पॉइंट, और डाइपोल की जो लेंथ होती है वो हम 2a ले रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज द 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल। आदि यहाँ पे इधर A है उधर A है।
यानी 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। डाइपोल लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is minus q to plus q तक होती है। ये सब बातें लास्ट लेक्चर में हो चुकी हुई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, टॉर्क। तो बेटे टॉर्क होता क्या है, +1 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये दो फोर्सेस जो लगी हुई हैं उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क यही होता है ना। टॉर्क इज इन दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, दोनों सेम है तो कोई भी ले लेंगे। टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटे परपेंडिकुलर इसीलिए तो मैंने ड्रॉ करा। आप देखो ये फोर्स लग रही है इस तरफ, मतलब इस लाइन के अलोंग, ये फोर्स लग रही है उस लाइन के अलोंग। इन दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, AC, तो वो मैं AC लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो ट्राइंगल बन रही है, B पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, A पॉइंट यहाँ पे, C पॉइंट ये वाला, और ये डाइपोल की डायरेक्शन है इस तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस इज डाइपोल डायरेक्शन। इन्हीं में एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन AB। बेटे AB तो हमारा लेंथ ऑफ द डाइपोल है, तो AB 2a हो जाएगा, जिस AC अपॉन 2a। तो यहाँ से AC अगर मैं निकालूं तो वो क्या आ जाता है, AC इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ, तो वी गेट टॉ इज इक्वल्स टू क्यू ई 2a साइन थीटा। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या आ गया, टॉ इज इक्वल्स टू, आप लोगों को पता है डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जिसको हमने P के साथ डिनोट करते हैं, तो वो होता है Q इंटू 2a, ईदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन डाइपोल की। तो ये वैल्यू यहाँ से मैं पुट करने जा रही हूँ, Q इंटू 2a की जगह मैं लिखूंगी P साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास ये टॉ का एक एक्सप्रेशन आ जाता है Pe साइन थीटा। मतलब कोई भी डाइपोल अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क, अगर किसी सर्टेन एंगल पे रखते हो। कुछ एंगल्स होंगे जहाँ पे टॉर्क 0 हो सकता है, कुछ एंगल्स होंगे जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, वो 1 by 1 स्पेशल केसेस में डिस्कस करती हूँ। अभी तक टॉ इज इक्वल टू Pe साइन थीटा आ गया होगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई डाउट, नोट करो इसको, हरी अप नोट करो। अब आप लोगों ने बेटे +1 स्टैंडर्ड में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी उनको तो पता लग जाएगा। May I erase it? Okay. आप लोगों ने +1 स्टैंडर्ड में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। अगर मेरे पास A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो तो हम लिखते हैं AB साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, सॉरी डॉट में cos थीटा आता है, AB cos थीटा, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आता है AB साइन थीटा। ठीक है बेटे, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाती है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आंसर स्केलर होता है, दैट्स व्हाई। एंड दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्शन भी देता है, वेयर एन कैप इसके साथ लगता है, वेयर एन कैप टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो कौन बताता है, राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है। व्हाट इज दैट, मान लो मेरे पास ए वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस तरफ है, तो इनमें एंगल थीटा है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो या स्क्रू रूल लगा दो। आप ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ से फिंगर्स बी की तरफ टर्न कर दो एंड थंब टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
आई रिपीट अगेन बेटे, आप लोगों ने +1 स्टैंडर्ड में ये वेक्टर चैप्टर में करा हुआ है। अब ड्यू टू कोरोना ये ऑनलाइन क्लासेस या पता नहीं आप लोगों की स्टडी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए पता नहीं किसने कितना करा हुआ है +1 में, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड बी वेक्टर एंड थंब दैट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जिस प्लेन में, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा हाथ, बी से ए की तरफ क्रॉस करो एंड थंब जो इनवर्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ई का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ठीक है, ये रिमाइंड मैंने करवाया। अब यहाँ पे बेटे साइन थीटा आ रहा है, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इन वेक्टर नोटेशन अगर मैंने लिखना है, इन वेक्टर नोटेशन में अगर मुझे टॉ लिखना है तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करोगे। ये हमारा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम आपने P क्रॉस E ही क्यों लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा? इज इट पॉसिबल? टॉ वेक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं लिख सकते। वो भी क्यों नहीं लिख सकते वो मैं बताती हूँ। आप ध्यान दो, यहाँ पे ये डाइपोल है, ठीक है जी, AB डाइपोल है, इसको फोर्स इस तरफ लगी, इसको फोर्स इस तरफ लगी। इस डाइपोल को अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस तरफ और यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस तरफ, तो ये बेटे डाइपोल किस तरफ घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो अब आप इसका देखो, P वेक्टर हमारा, मैंने P क्रॉस E करा, P वेक्टर हमारा किस तरफ है? इस तरफ। ड्रॉ कर देती हूँ, अभी ये इरेज कर दूं। मैंने P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ही क्यों करा उसका रीजन बता रही हूँ। हमारा P वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो इस तरफ है, P वेक्टर माइनस Q से प्लस Q की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, E वेक्टर इस तरफ। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर P से E की तरफ घुमाते हैं, P से E की तरफ घुमाते हैं तभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है ना बेटे टॉर्क की। P वेक्टर इधर P वेक्टर है और E वेक्टर इस तरफ है, उसकी तरफ फिंगर्स कर्ल करते हैं, डायरेक्शन तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट आ जाएगी उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, लेकिन टॉर्क हमारा किस तरफ है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये डाइपोल, तो मेरा क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो इस टॉर्क की जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है उसके हिसाब से P क्रॉस E आता है। अगर मैं E क्रॉस P लिखती हूँ, जिसको मैंने क्रॉस डाला हुआ है, अगर E क्रॉस E इधर है, P की तरफ मुझे घुमाना पड़ रहा था तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, वो नहीं होगा ना बेटे। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। P क्रॉस E इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ द टॉर्क। यहां तक कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करो बेटे। अब मैं इसके स्पेशल केसेस देती हूँ। स्पेशल केसेस मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द थीटा। थीटा क्या हो कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो कि मिनिमम हो जाए। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है बेटे, क्योंकि हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 2a। चार्ज हमारा कांस्टेंट है, चार्ज तो हमने जो दे दिया स्टार्टिंग में, इनिशियली जो दे चुके हैं वो दे चुके हैं, अब ये तो चेंज नहीं हो रहा, एंड डाइपोल लेंथ वो भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट हियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम दे चुके हैं इनिशियली वो ही रहेगी, दैट मीन्स वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब टॉर्क का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना या चेंज होना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंगल आप ऐसे कैसे रख रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे हो, थीटा एंगल पे रख रहे हो, परपेंडिकुलरली रख रहे हो, तो वहां पे हमने फाइंड आउट करना कि टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम होगा। यहां तक क्लियर है बेटे? ओके, टॉर्क का ये एक्सप्रेशन या ये स्केलर टर्म में, ये वेक्टर नोटेशन में, इसको अब याद रखना है। ओके, स्पेशल केसेस करते हैं बेटे हम।
पहला केस करते हैं, व्हेन टॉर्क, या ऐसे लिखते हैं बेटे, पहला स्पेशल केस, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा बेटे? आपके पास टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा है, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम कब? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। वो कब हो सकती है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। ये 2 डिग्रीज पे साइन थीटा हमारा 1 की वैल्यू देता है। साइन 90 इज 1 एंड साइन 270 इज 1। कहने का मतलब जब ये एंगल, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी, ये भी बनाना बेटे नोट्स में आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब डाइपोल इस पोजीशन पे है, डाइपोल की डायरेक्शन में ऊपर बना देती हूँ P वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, एंड यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू को फोर्स लग रही है इस तरफ एंड माइनस क्यू को लग रही है इस तरफ। ये आपका डाइपोल रखा हुआ है। जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क में आप खुद देखो बेटे, प्रैक्टिकली अगर चेक करें, सोचें, फोर्स जब इस पोजीशन पे डाइपोल पड़ा है, तो टॉर्क अगर फोर्स एक इधर लगी हुई है एक इधर लग रही है, तो मैक्सिमम आएगा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। वैसे भी मैंने बोला टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है साइन थीटा? 1। तो वो कब हो सकता है? जब थीटा 90 डिग्री और 270। ये मैंने थीटा 90 डिग्री का केस बनाया। अब 270 वाला भी देख लेते हैं, वो कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो ऐसे, एंड ये देखो बेटे, ये 90 पे तो पहले इस पोजीशन पे डाइपोल होता तो 0 एंगल, इस पोजीशन पे जो मैंने ड्रॉ करा 90, अगर मैं 180 और घुमा दूं 270 हो जाएगा ना। इस पोजीशन पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से इधर ले आऊं, मतलब प्लस क्यू चार्ज ऊपर था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको और घुमा दो तो नीचे आ जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज, नीचे आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो अब प्लस क्यू को इधर फोर्स लग रही है क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसको लग रही है इधर क्यू ई ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एंगल कैसे मेजर करोगे बेटे? इसका एंगल आप मेजर करोगे इधर से इधर, इधर इधर, ऐसे, मतलब ये 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 270 डिग्री। ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको पोजीशन बनानी हो, 90 वाला डाइपोल शो करना है और 270 वाला डाइपोल शो करना है। तो यहाँ पे देखो डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर थी, तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी, वो इस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, P की डायरेक्शन। तो अगर P की बेटे, अगर P की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप यहाँ पे नहीं बनाओगे, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाओगे, आप उसको ऐसे करके ही बनाओगे, 270 डिग्री। ये एंगल आपका 270 डिग्री ही बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और यहाँ पे क्या हो रहा है? P डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, P वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और 90 डिग्री एंगल है। ये बेटे नोट करो, पॉइंट सब समझने वाले हैं। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाए, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना लोगे क्वेश्चन ना, आंसर बना लोगे उसका। नोट करो, ये दोनों डायग्राम अलग से बनाना। ये टॉर्क मैक्सिमम की कंडीशन मैंने दे दी। अब टॉर्क मिनिमम की कंडीशन करेंगे। डन? ओके बेटे, इरेज करने जा रही हूं मैं। अब टॉर्क मैक्सिमम का हो गया और मिनिमम का करते हैं।
मिनिमम। वो कब होगा? जब साइन थीटा मिनिमम होगा। तो साइन थीटा मिनिमम कब कितना होता है? 0। तो थीटा किस पे साइन थीटा कितना 0 होता है? एक तो 0 डिग्री पे होगा, एक 180 डिग्री पे होगा। एक 0 पे होगा, एक 180 पे होगा। तो जब आप साइन 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। साइन 180 पुट करोगे तो वो भी 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो आपकी डायग्राम बन रही कुछ ऐसी। डाइपोल आपका 0 एंगल पे है, कहने का मतलब ये आपका -q प्लस q, डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ, p वेक्टर और e वेक्टर तो इधर है ही है, तो एंगल ये 0 हुआ थीटा। दूसरी बनाए, ये p वेक्टर बेटे इस तरफ है ना, तो दूसरा भी बना लेते हैं 180 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री एंगल बना देते हैं डाइपोल का। डाइपोल उसी पोजीशन पे रखा हुआ है। ये बेटे ए पॉइंट ये वाला था, बी पॉइंट ये वाला। अब मैं 180 डिग्री इधर घुमा दूंगी तो ए पॉइंट आ जाएगा इधर, बी पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी प्लस क्यू इधर हो गया, माइनस क्यू इधर हो गया। इन दोनों कंडीशंस में टॉर्क 0 होगा, टॉर्क विल बी 0, टॉर्क विल बी 0 इन दोनों कंडीशंस में। ठीक है, मैक्सिमम की भी केस कर लिया, मिनिमम का भी। अब बेटे मेन कंसेप्ट क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे टॉर्क 0 है, दैट मींस डाइपोल कहीं नहीं जाएगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, टॉर्क मिल ही नहीं रहा उसको। नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई ना, मूव ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी टॉर्क इसी तरह है, डायरेक्शन कौन सी है टॉर्क की वो डिफरेंट बात है, लेकिन इस पोजीशन पे भी वो टॉर्क इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी वहां पे भी, लेकिन जब थीटा 0 है दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब 180 है वो अनस्टेबल है। अब ये क्या चक्कर हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल और अनस्टेबल का क्या चक्कर है, वो कंसेप्ट अब मैं क्लियर करने जा रही हूँ। और बोर्ड में या जेई मेन में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, मैं ये करवाने जा रही हूँ स्टेबल और अनस्टेबल का। अभी आपके दिमाग में होना चाहिए, जब थीटा 0 है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 है तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों है, कैसे है, वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब कंसेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप हेडिंग में डालो, कंसेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला, जब थीटा 0 है, कंपैरिजन करते हैं बेटे, यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ स्टेबल, और यहाँ पे रख देती हूँ अनस्टेबल। ओके, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आया था? व्हेन थीटा
इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटे, अब ये 0 वाला केस लेते हैं, मैं ड्रॉ करती हूँ डायग्राम, आपको पूरी पिक्चर क्लियर करती हूँ किस तरफ टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा टॉर्क तो वैसे 0 ही होगा। इसमें मैं डाइपोल थोड़ा ना ऐसे बना देती हूँ बेटे, आपको क्लियर हो। ये डाइपोल मैंने कुछ ऐसे बना दिया, डार्क करें, ये डाइपोल बना दिया और इसका माइनस क्यू प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है, वहां पे डाइपोल का पॉइंट्स बने। ठीक है, अब प्लस क्यू को चार्ज को फोर्स लग रही इस तरफ क्यू ई, और माइनस क्यू ई वाले को लग रही इस तरफ क्यू ई। अब इस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। बेटे देखो ना, इस टाइम क्या है, डाइपोल इस पोजीशन पे है, एक फोर्स लग रही इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो अब मैं इसको खींच रही हूँ, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस सेम है ना इस बार, तो डाइपोल कहीं नहीं जाएगा। तो या एक होता है ना, अगर फोर्स मेरी इस तरफ ज्यादा है तो इधर चले जाएगा, इस तरफ ज्यादा है तो इधर चले जाएगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स या दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। मूव कर रहा है इधर इधर, लेकिन अब नहीं कर रहा है, इस टाइम पे डाइपोल मूवमेंट 0 है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ओके, ये फोर्स तो नहीं हुई, मतलब इधर ही रही, बस इक्विलिब्रियम में। अब टॉर्क भी 0 है तो रोटेट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो टॉ नेट क्या हुआ, टॉ इज इक्वल्स टू 0, वो भी टॉर्क नेट भी तो 0 है। यहाँ पे आप खुद देखो बेटे, डाइपोल को ऐसे खींचा जा रहा है, डाइपोल को ऐसे खींचा जा रहा है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, स्ट्रेच, ये स्ट्रेचिंग कंडीशन है। स्ट्रेचिंग ऑफ डाइपोल, स्ट्रेचिंग ऑफ डाइपोल। ठीक है, एक इस तरफ भी बनाती हूं अब मैं, सेम वही इक्विलिब्रियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और उसमें डाइपोल रखा, डाइपोल मैंने रख दिया 180 डिग्री एंगल। ठीक है बेटे, डाइपोल मैंने थोड़ा थिक बना दिया कि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे इस बार 180 डिग्री एंगल है तो प्लस क्यू इधर पड़ा हुआ है और माइनस क्यू इधर पड़ा है। अब फोर्स लगाए, प्लस क्यू को फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो दैट मींस ऐसे फोर्स लग रही है, यहाँ पे प्लस क्यू लिखती हूँ, ऐसे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन। क्यू प्लस क्यू चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ये माइनस क्यू चार्ज भी मैं नीचे रख देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, और माइनस क्यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो यानी फोर्स इस तरफ लग रही है ना बेटे। तो यहाँ पे डाइपोल को ऐसे फोर्स लग रही है, इधर इधर, तो ऐसे फोर्स लग रही है तो कंप्रेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी नेट फोर्स तो 0 होगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी बेटे। चाहे फोर्स इधर लग रही थी ऐसे करके तब भी नेट फोर्स 0, अब इधर लग रही है टूवर्ड ईच अदर, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगी। टॉर्क वो भी 0 है, ना तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है ना इसकी रोटेटरी मोशन हो रही है, ये कंप्रेसिंग पोजीशन है। ये आपकी कंप्रेसिंग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात वो करते हैं बेटे। अगर मैं इस डाइपोल को, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिला दूं, मान लो मैंने डाइपोल को ऐसे, इसको, इसकी पोजीशन को चेंज करा, इसकी पोजीशन को चेंज करा, तो अब ये प्लस क्यू इधर गया तो इसको फोर्स लगेगी इधर,
ये माइनस क्यू है तो इसको फोर्स लगेगी इधर। तो आप चेक करो बेटे, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करके इस पोजीशन किसी सर्टेन एंगल पे उसकी एंगल चेंज करने की कोशिश करते हो, उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हो, तो वो क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, वो फिर दोबारा उधर आ जाएगा। मतलब डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल को कंपेल करती है कि आप और मेरी डायरेक्शन में ही रहे। तो आप खुद देखो, यहाँ पे फोर्स लगी और इधर फोर्स लगी, डाइपोल को थोड़ा इस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करा तो फोर्सेस इधर और इधर लग रही है, फिर डाइपोल को उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ले जाती है अपनी डायरेक्शन में। तो अगर किसी चीज को आप हिलाते हो या डिस्टर्ब करते हो, तो अगर छोड़ते हो तो वो फिर अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए, देन इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटे, मैं रिटर्न करवा देती हूँ, पहले कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद इसका भी चेक करते हैं। ये चेक करो, अब मान लो इसकी पोजीशन मैंने डिस्टर्ब करी, ये डाइपोल की पोजीशन को मैंने थोड़ा सा हिला दिया किसी सर्टेन एंगल पे, तो अब ध्यान देना, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू मैंने इधर लेके आई, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, एंड ये वाला, ठीक है। आपने थोड़ा सा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये वो वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वाली जो बनाई थी कंप्रेसिव वाली, इससे आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो हुआ क्या, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो, इसको तो फोर्स बेटे इस तरफ लगेगी QE, और इसको लग रही इस तरफ QE। तो अब प्रैक्टिकली दिमाग से सोचो क्या हो रहा है कि अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिस्टर्ब करा, फोर्स लग रही है इसको इधर और इधर लग रही है इसको, तो ये तो घूम जाएगा, ये तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, जिस तरफ हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसी तरफ और चले जाएगा। तो कब तक जाएगा, जब तक वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर लेगा। तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने पे अगर ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाए, दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो नहीं आए और भी ज्यादा डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में चले जाए, उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये नोट करो, फिर मैं कंप्लीट करती हूँ इसको। तो इसका पॉइंट बना लो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो फोर्थ में लिख लो, इफ वी डिस्टर्ब, जस्ट वेट, if we change the position of dipole, if we change the position of dipole, it returns back, इस पोजीशन पे वो रिटर्न बैक है, if it return back to its original position, called stable equilibrium। कहाँ लिखूं, अब लिखा भी नहीं जा रहा, बॉटम पे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा बेटे, called stable equilibrium, यहाँ पे लिख दूं और इरेज कर दो, called stable equilibrium। ये फोर्थ पॉइंट का यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पे इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ
position of dipole, it moves in the direction of, it moves in the direction of change, जिस तरफ आप चेंज कर रहे थे, in the direction of change then it is called unstable equilibrium. Equilibrium. अच्छे से कंसेप्ट को समझो, वर्डिंग तो आप खुद लिख लोगे, ठीक है। तो हर बार हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि डाइपोल मेरी ही डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल करे। तो क्या होता है, ओके, ये डाइपोल माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, ये इधर फोर्स खींच रहा है, ये उधर खींच रहा है, तो ये घूमा घूमा और इस पोजीशन पे आके रुकता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर अ सर्टेन चेंज या सर्टेन रोटेशन अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। नोट करो बेटे ये सारा, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल के साथ ही रिलेटेड है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बन जाता है वो। और न्यूमेरिकल मैंने करवाने हैं बेटे आप लोगों को, कुछ जेई मेन या नीट में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करना चाहती हूँ और उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, ओके, एक नोट लिखो, नोट में लिख दो बेटे डाइपोल tries to align itself in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की पूरी कोशिश होती है डाइपोल की। दैट्स व्हाई डाइपोल ट्राइज, इसको नोट में लिख लेना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बनाते हैं यहां पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल बना दो, प्लस क्यू चार्ज है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, माइनस क्यू चार्ज है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्यू ई, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ओके बेटे, आपके बोर्ड के एग्जाम में हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही डील करते हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो नेट फोर्स जो मैंने हर केस में जीरो बताई वो जरूरी नहीं है कि जीरो हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एंट्रेंस में जेई मेन या नीट के एग्जाम में
नॉन यूनिफॉर्म का कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आया है तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फर्क इतना होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये जो फोर्सेस आप क्यू ई और क्यू माइनस क्यू ई और पॉजिटिव क्यू ई, माइनस तो नहीं लिखती मैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स आपकी जीरो होगी, चाहे इस पोजीशन में हो इधर इधर, चाहे कंप्रेस कर रही हो, चाहे ऐसी पोजीशन में इधर लग रही, नेट फोर्स आपकी जीरो होती है इन ऑल कंडीशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बेटे, तो फिर वो फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ट्रांसलेटरी, रोटेट होने के साथ साथ डाइपोल ट्रांसलेट भी करेगा। समझ रहे हो बात? अगर इस तरफ वाली फोर्स ज्यादा हुई तो इस तरफ चले जाएगा, रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। अगर इस तरफ हुई तो इस तरफ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटे, हमें पता है कि टॉर्क हमें इस डाइपोल को ऐसे घुमा रहा है, अपने आप ऐसे घुमा रहा है, उस पर फोर्स लगी इधर लगी, अपने आप तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रही उसको, है ना। अगर मान लो टॉर्क मिल रहा है इस तरफ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि उस टॉर्क के अगेंस्ट उसको एक थीटा एंगल पे रोटेट करूं। जब आप अगेंस्ट टॉर्क थीटा एंगल पे डाइपोल को रोटेट करोगे तो आप वर्क करोगे, तो वो वर्क निकालना है। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। वही एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से सुनो, इस टाइम डाइपोल इस पोजीशन पे है, उसको एक फोर्स लग रही इस तरफ, एक फोर्स लग रही इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करना चाहती है, डाइपोल तू मेरी डायरेक्शन में अलाइन कर। इलेक्ट्रिक फील्ड की चल रही है ना इस टाइम पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मर्जी चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स इधर इधर लगा दी तो वो डाइपोल को कंपेल कर रही है कि मेरी तरफ टॉर्क मिलेगा तुझे और अपने आप को मेरी डायरेक्शन में अलाइन कर। लेकिन मान लो कि इस तरफ जो टॉर्क था, टॉर्क इस तरफ लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज उस टॉर्क के अगेंस्ट टर्न दे देती हूँ या सर्टेन एंगल पे रोटेट कर देती हूँ, तो ये सब करने में मेरा वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। स्टार्ट करें बेटे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल होता क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखे। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल energy possessed by the dipole by virtue of its position, particular position. Of its position, particular position. पर्टिकुलर पोजीशन इसलिए बोल दिया गया बेटे कि अगर ये मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना ही हो, वैसे तो वहां से भी हम लेके जा सकते हैं। पर्टिकुलर पोजीशन मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, यहाँ से किस एंगल तक लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन। बेटे जैसे हम लोग वो नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी चीज को किसी सर्टेन हाइट पे रखते हो तो उसमें जो वर्क डन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के कोई चीज लेके आ रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क एंड यहाँ पे रख दिया तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी डाइपोल की, तो करें तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो हम ऑलरेडी निकाल चुकी है, दैट इज पी ई साइन थीटा। तो मान लो मैंने स्मॉल डी थीटा एंगल पे इसको टर्न दिया अगेंस्ट द टॉर्क। लेट डाइपोल मूव्स certain angle, certain small angle d theta against torque. Against torque.
रोटेटरी मोशन करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल वर्क जो होता है वो टॉर्क यानी रोटेटिंग फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बेटे, आपका वर्क लीनियर वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखते हो ना आप। तो यहाँ पे जब रोटेटिंग हो तो उसके केस में वर्क क्या होगा, देन स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉप डी थीटा। फोर्स की जगह आ गया रोटेटिंग फोर्स यानी टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डी थीटा। मुझे टॉप डी थीटा निकालना है तो वैल्यू इस पे पुट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉप की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन हम ऐसे करते हैं, मान लो इनिशियल पोजीशन उसकी थीटा 1 है एंड फाइनल पोजीशन थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक मैंने घुमाना है डाइपोल को, तो ऐसे करते हुए जितना वर्क डन हुआ वो टोटल वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटेग्रल थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा। P और E ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट्स हमारी थीटा 1 से थीटा 2, ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये तो पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेगेटिव साइन मैंने एज इट इज ही रखा अभी। ठीक है बेटे, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को मैं U भी लिख दूंगी, U इज इक्वल्स टू W, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी which is equals to minus PE cos theta 2 minus theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 1। ठीक है बेटे, तो अब कुछ कंडीशन मैं ऐसे लगाने जा रही हूँ। मान लो कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब आपने टॉर्क यहाँ से किसी सर्टेन एंगल पे, मैक्सिमम टॉर्क यहीं पे होता है ना बेटे, तो मैक्सिमम टॉर्क से आपने थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं। तो वैल्यू पुट करें तो U इज इक्वल्स टू, जो कि W के इक्वल है, माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। cos 90 होता है 0, तो ये तो गया। तो ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है आर्टिकल। U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। तो बेटे डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, U इज इक्वल्स टू हमारा आ गया, वेक्टर नोटेशन में लिखती हूँ, P वेक्टर डॉट E वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। cos थीटा हो तो बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, साइन थीटा हो तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आप लोगों को +1 में, यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं डाला। Potential energy is a scalar quantity. Potential energy is a scalar quantity. ठीक है, और इसके जो यूनिट होंगे, ऐसा यूनिट इसका, that is जूल। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला होगा एंड ऐसा यूनिट उसका जूल होगा। ठीक है बेटे, हमारे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू, अभी नोट में लिख लो, क्वेश्चन पेपर में कैसे आया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था, वो कहता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी of the following,
क्या क्या था, पहले में उसने बोला पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, और दूसरा उसने पूछा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर विद नेगेटिव साइन भी था। तो अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टॉर्क which is also a vector quantity, and dot product of dipole moment and electric field is a potential energy which is a scalar quantity। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ओके बेटे, ये मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन एक बात बेटे मैं भूल ना जाऊँ, जैसे मैंने डायग्राम बनाई थी, पहले ये नोट करो बेटे, मैं फिर इरेज करने जा रही हूँ। डन, इरेज करूं? ओके, मैं आप लोगों को एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि आप किसी तरह की गलती मत करना। जब मैंने टॉर्क वाला एक्सप्रेशन करवाया तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाई थी और बोल रही थी मैं कि डाइपोल जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप खुद देखो, डाइपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन बेटे कुछ बुक्स ऐसे भी बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना के और किसी सर्टेन एंगल पे डाइपोल रख देते हैं। तो मर्जी है आपकी, किसी तरह भी बना सकते हो। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दो। ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी एंड माइनस क्यू चार्ज को इस तरफ लगेगी। ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटे। यहाँ पे QE लग रही है, यहाँ पे भी QE लग रही है। इस केस में देखो डाइपोल कैसे घूम रहा है, एक ऊपर लगा रही हो एक नीचे लगा रही हो, तो डाइपोल ऐसे घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, ये फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज ही घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। आप चेक कर लो फोर्सेस किस तरफ डाइपोल को लेके जा रही है। तो ये मतलब कंसेप्ट को समझो, बस अंडरस्टैंड करो एंड इस पोजीशन पे आ जाए या इस पोजीशन पे आ जाए। तो ये ना हो कि इसको आपने अंडरस्टैंड करा तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो बोले कि टॉर्क किस तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये रट्टा मत लगा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। किसी तरह भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे तो अंडरस्टैंड करना। तो इस टाइम वही कंडीशन, यहाँ पे क्लॉकवाइज डाइपोल टॉर्क मिल रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन सेम एज इट इज होगा इसमें भी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन उसकी परपेंडिकुलर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है लगी हुई, तो परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको फोर्स किस तरफ लगेगी। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो ऑब्वियस है कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लेकिन मैंने उसकी मोशन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या ज़रूरत पड़ेगी +1 की, +1 में जो हम प्रोजेक्टाइल वाला आर्टिकल करते हैं कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हॉरिजेंटली तो वो ऐसे पैराबोला पाथ कवर करता है। अगर हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे रखेंगे तो वो पैराबोला, ट्रिजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोला होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन को अगर हम हॉरिजेंटल पोजीशन से छोड़ते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी निकाल के दो, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जाएगा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी। ऐसे और भी क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पेंडुलम रखा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अलग से मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। आज के लेक्चर में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको अंडरस्टैंड करना और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बता रही हूँ कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तभी मीनिंगफुल होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। अपना ध्यान रखो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।